की संजू जाए तो वर्मा, ज्यादा बेहतर है। आप भी उसी फॉर्मूले पर चलेंगे जो राज्यसभा अपने राज्यों के चुनाव में दिखाया था, बड़े बड़े चेहरों को उतारा था, राज्यसभा से, लोकसभा से, स्टेट से, सबको उतारेंगे ना इस बार बड़े चेहरों को? मानक जी, मैं 1 महीने से ऊपर हो गया, उसके बाद आज राष्ट्र की बात पर आपके शो पर आई हूं। दिसंबर 3 से पहले मैंने डिबेट की थी। दिसंबर 3 को जिस तरह से बीजेपी ने थंपिंग मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीता है, मुझे भी थोड़ी बहुत बधाई देना तो आपका बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बनता है। खासकर जब आप इतने मुश्किल सवाल पूछते हैं। और मुझे याद है दिसंबर 3 से पहले जो विपक्ष के पैनलिस्ट बैठे थे, मुझे याद है कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने इतना जबरदस्त काम किया है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं, ऑन ग्राउंड कुछ काम नहीं हुआ है। ये तो बीजेपी का फॉल्स नैरेटिव है। एंटी इनकम्बेंसी के चलते इनका 18 साल का राज वहां भी खत्म हो जाएगा। राजस्थान में तो इन्होंने मतलब और भी ज्यादा अचंभित करने वाली बात ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर तो कोई मुद्दा है ही नहीं। बीजेपी हर वक्त लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर ताना कसती है। नतीजा क्या निकला? दिसंबर 3 को बीजेपी ने मध्य प्रदेश भी जीता, और किस बहुमत से जीता? एक होता है जीत और एक होती है थंपिंग मेजॉरिटी। फिर राजस्थान देख लीजिए, कांग्रेस ने अपना वोट शेयर बढ़ाया, बट सीटें करीबन 35 सीटें कम मिली इनको। छत्तीसगढ़, जहां पर किसी पॉलिटिकल पंडित, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो आते हैं दिन रात टीवी डिबेट्स पर और कहते हैं कि भाई साहब हमें तो इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप की बहुत गहरी समझ है, किसी ने यह नहीं कहा था छत्तीसगढ़ बीजेपी जीतेगी। कुछ लोगों ने तो आपके शो में यह तक कहा था, अरे छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी का संगठन ही नहीं है, क्या हुआ? तो कहने का तात्पर्य यह है, बिना बात को घुमाए फिराए, यह पब्लिक है, यह सब जानती है। 2019 में हमें 23 करोड़ वोट्स मिले। अब मैं यह मान के चलती हूं कि 2024 में मान लीजिए कि सिर्फ 15 या 20% बढ़ोतरी दिखती है बीजेपी, क्योंकि याद रखिए 2019 में बीजेपी को 2014 के मुकाबले 33% ज्यादा वोट्स मिले। अभी मैं ये कहती हूं 2024 में 33% नहीं, सिर्फ 15 या 20% की बढ़ोतरी बीजेपी देखेगी। फिर भी इसका मतलब यह हुआ, यदि इसको आंकड़ों में तब्दील किया जाए, कि बीजेपी को 27, 28 या 29 करोड़ वोट्स उपलब्ध होंगे 2024 में, assuming a 15 to 20% markup in 2024 over 2019, and I'm being very conservative. तीसरी बात, मुझे लगता है जो विपक्ष समझ नहीं पा रही है, मैं कई बार आपके शो पर कह चुकी हूं, काठ की हांडी को कितनी बार चढ़ाओगे, वो प्रोडक्ट फेल हो चुका है। आप उस प्रोडक्ट को बार बार रीजुवनेट, रीलॉन्च, रेसरेक्शन करते हो। पब्लिक बोर हो चुकी है। पब्लिक कह रही है ये प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं। टुडे मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट, यहां से आलू डालिए वहां से सोना निकलेगा। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ नैरेटिव। तीसरी और अहम बात, मैं एक बात कहना चाहती हूं। आपको याद होगा 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ आ गए उत्तर प्रदेश में। नतीजा क्या हुआ? समाजवादी पार्टी को लोकसभा 2019 में 5 सीटें मिली, बीएसपी को 10 सीटें मिली। जैसे बीएसपी को 10 सीटें मिली, 2019 खत्म होते होते एसपी और बीएसपी का गठबंधन टूट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अलायंस था उनका, दैट वाज एन अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस। और आज तो समाजवादी पार्टी की स्थिति यह है कि रामपुर और आजमगढ़ की बाई इलेक्शन हारने के बाद लोकसभा में उनकी टैली 5 से 3 हो चुकी है। तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि अलायंस का जो एक कोर फॉर्मूला होता है ट्रस्ट, मैं तो इनका नेशनल कन्वीनर कौन है अलायंस का वो नहीं पूछ रही, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है ये नहीं पूछ रही, इनका कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा क्या है ये नहीं पूछ रही, इनका कैंपेन फेस क्या है। जैसे हम तो डंके की चोट पे कहते हैं नरेंद्र मोदी इज आवर कैंपेन फेस, बेझिझक, बेखौफ, बिना डरे। इनका कैंपेन फेस कौन है? तब ये बगले झांकने लगते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूं क्या, क्योंकि हमेशा कहा जाता है ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड में मैं विश्वास नहीं रखती, ये एक बहुत डेंजरस नैरेटिव है। पर क्योंकि ये कहा गया है कि बीजेपी की साउथ में तो प्रेजेंस नहीं है, जबकि आपके दर्शकों को याद दिला दूं,
लोकसभा में फ्रॉम द साउथ बीजेपी के 29 एमपीज हैं, कांग्रेस के 27। तो ये नॉर्थ साउथ डिवाइड, हमें तो इस पर भाषण मत दीजिए। पर जो मुद्दे की बात है, बड़ी जल्दी अपनी बात पर विराम लगाऊंगी। मेरा जवाब नहीं दिया। मैं ये पूछ रहा था, इस बार भी बड़े बड़े चेहरों को उतारेंगे ना, चाहे वो राज्यसभा के हो या स्टेट से। अरे मानव जी आपका जो सवाल है उसका जवाब मुझे सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे। प्लीज बेयर विथ मी। मैं बस ये कह रही थी कि मान लीजिए डॉट डॉट अलायंस में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ खुशहाल चल रहा है। क्या ए राजा नीलगिरीज छोड़कर अपनी जो नीलगिरीज की सीट है वो कांग्रेस को देंगे? क्या मणिकम टैगोर कांग्रेस के अपनी जो सीट है विरुधानगर छोड़कर डीएमके को देंगे? क्या टीआर बालू कहेंगे कि हां भाई कांग्रेस जहां से चाहे लड़ सके? क्योंकि याद रखिए दैट टीआर बालू इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन तमिलनाडु असेंबली। फिर मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या कार्ति चिदम्बरम जो शिवगंगई से एमपी हैं, वो ये कहेंगे कि इस बार मैं शिवगंगई से नहीं लड़ूंगा, मैं अपनी सीट डीएमके को दे दूंगा? क्या कन्नीमोड़ी जो कि थूथकुड़ी से एमपी हैं, वो ये कहेंगे इस बार मैं थूथकुड़ी से नहीं लड़ूंगी, थूथकुड़ी से कांग्रेस को सीट दे दी जाए? तो मैं बार बार यही कह रही हूं कि सारी प्रॉब्लम, आप देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा, वी विल गिव 2 सीट्स टू द कांग्रेस। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को कौन धमकी दे रहे हैं, जरा सोचिए। जयंत चौधरी आरएलडी के, उन्होंने क्या मांग की है? हमें 12 लोकसभा सीटों पर लड़ना है, जबकि जयंत चौधरी को 33 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश 2022 के असेंबली इलेक्शंस में लड़ने के लिए। और कितनी सीटें जीती जयंत चौधरी की आरएलडी ने उत्तर प्रदेश में? 9 सीटें। 33 पर लड़े, 9 सीटें जीते, और अभी कह रहे हैं डॉट डॉट अलायंस को हमें तो 12 सीटों पर लड़ना है लोकसभा में। तो मैंने इतने आंकड़े इसलिए दिए आपको यह कहने के लिए, दिस इज अ स्टोरी which is over even before it started। बात कर रही हूं डॉट डॉट अलायंस की, जिसका कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। हाँ, बस एक एजेंडा इन सबको एकत्रित करता है और यूनाइट करता है। इन्हें मोदी जी से सख्त नफरत है। मोदी के नफरत के अलावा बाइंडिंग ग्लू क्या है?